अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मो। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। स्पेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी जो कि अब तक चल रही है बिकॉज ये बहुत लंबी है। और आज हम लोग इस सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि अभी तकरीबन 6 से 7 वीडियो लेंगे, विच आर प्रोटीन डीनेचरेशन एंड कैपेरॉन्स। उसको हम लोग इंशाल्लाह डील करेंगे। लेकिन नाउ वी हैव टू एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन को पीछे हम लोगों ने कंप्लीटली स्टडी किया। उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स थे हम लोग उसको समझ सकते थे, वी हैव डन दैट। And now we can say that as far as hemoglobin is concerned we are at the bottom of that list. So आइए अब इसको इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो सिकल सेल एनीमिया तो ये है क्या बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ डिजीज एंड डिजीज में भी इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर इस तरह का डिसऑर्डर होता है जो कि आपके जीन्स में तब्दीली होने की वजह से आपको वो बीमारी होती है। मतलब कि बिकॉज ऑफ चेंज इन जीनोम जो डिजीज आपको हो उसको आप लोग जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं और सिकल सेल एनीमिया उनमें से एक है। अच्छा, इसकी डिटेल में जाने से पहले हम लोग पहले इसके नाम को फोकस करते हैं कि इसका जो नाम है उसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिकल असल में एक शेप को कहते हैं। सिकल इट मींस क्रीसेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर आपने कभी चांद देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है। सो असल में यहाँ पर जो सिकल है वो इस शेप को, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये आपके पास एक सिकल शेप है। इट इज मीनिंग द सिकल विच इज प्रेजेंट इन द हेडिंग ऑफ दिस डिजीज, सिकल। अच्छा, अब ये सिकल सेल क्या है? सिकल सेल तो आपको पता है कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन राइट, which is the protein which is responsible for the transportation of oxygen, proton and carbon dioxide across the body. हीमोग्लोबिन, एस को थोड़ी देर रहने देते हैं, एस बाद में आएगा, हीमोग्लोबिन एस मतलब HB, ठीक है। ये आपके पास होता है आरबीसीज के अंदर, आरबीसीज इन शॉर्ट रेड ब्लड सेल्स, जिसको आप लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अगर आपको गाढ़ी बायोलॉजी का शौक है तो वी कॉल दैट एरिथ्रोसाइट्स। ओके, अच्छा, अब एरिथ्रोसाइट्स इस तरह के सेल्स होते हैं बायोकनकेव, राइट। और इस पूरे सेल का अप्रोक्सीमेटली 34% ड्राई वेट आपके पास हीमोग्लोबिन होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन आपके पास आरबीसी में होता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब सिकल सेल क्या है? असल में इस जेनेटिक डिजीज में जो आपके आरबीसीज हैं वो जब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में आते हैं, जिसको हम लोगों ने कौन सी स्टेट कहा था? एग्जैक्टली टी स्टेट। यानी जब उसकी जो कन्फर्मेशन है उसके अंदर, मतलब कि उस आरबीसी जब वो डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में आता है, यानी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली कम है, लाइक फॉर एग्जांपल कैपिलरीज में जब आपका आरबीसी अपने अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन है वो सब रिलीज कर देता है, तो उसके बाद वो जिस कंडीशन में आ जाता है उसको आप लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड स्टेट। लेट मी राइट इट अगेन ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरली शो हो। डीऑक्सीजनेटेड, राइट। अच्छा, और आपको पता है कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन होता है उसके आपके पास दो कन्फर्मेशन होती है। एक होती है आर स्टेट मींस के रिलैक्स स्टेट, और एक होती है टेंस स्टेट। जो आपके पास ऑक्सीजनेटेड स्टेट होती है वो आपके पास आर स्टेट होती है, और जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड स्टेट होती है वो आपके पास टी स्टेट होती है, राइट। आपको इस टी स्टेट एंड आर स्टेट को जो मैं कह रहा हूँ, आई थिंक आपको शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर ले। इसको आपको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ी सी पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैंने ये कहा कि जब कभी भी इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर जब आपके आरबीसीज होते हैं, जब वो डीऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो बायोकनकेव्स, अच्छा यहाँ पर ये जो इनका शेप है इसको आप लोग बायोकनकेव कह सकते हैं, बायोकनकेव। तो ये बायोकनकेव से सिकल शेप में चले जाते हैं, सिकल शेप इस तरह से। अभी क्यों होते हैं इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये मैं यहाँ पर इस डिजीज का जो हेडिंग है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंडीशन है जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास बायोकनकेव से सिकल शेप में चले जाते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग इस डिजीज को सिकल सेल कहते हैं। अब एनीमिया क्या है? आपको पता है कि एनीमिया मींस डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज, यानी एनीमिया मींस, स्पेलिंग शायद थोड़ी सी गलत हो सकती है डेफिशिएंसी की, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, यानी अगर किसी इंसान में खून की कमी होती है तो आप कहते हैं कि उसे एनीमिया है। ये इस तरह की कंडीशन है ये पूरी सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक प्रोमिनेंट फीचर ये है कि जब कभी भी जो आपके पास आरबीसीज हैं डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में आते हैं तो वो बायोकनकेव से सिकल में हो जाते हैं और उस पेशेंट के अंदर खून की कमी होती है। ये क्यों होती है इसको डिस्कस करने के लिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा बेसिक टूवर्ड्स द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। आइए डिस्कस करते हैं।
सो अब आइए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं सिकल सेल एनीमिया के। आपको पता है कि जो आपके पास एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसको हम लोग ए मीन्स अडल्ट, यानी जब एक इंसान अडल्ट फेज में जाता है, जब उसकी एज का अडल्ट फेज आता है, तो उस फेज में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसको लोग HbA कहते हैं। एज वी नो कि आपके पास HbA जो है उसके आपके पास अगर उस हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ कि उसके अंदर होता क्या क्या है, तो आपको पता है कि ये इट्स अ टेट्रामर प्रोटीन, मतलब कि ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें आपके पास 4 सब यूनिट्स हैं, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपके पास होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको आप लोग सब यूनिट भी कह सकते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि देयर आर 2 अल्फाज, ठीक है, प्लस 2 बीटा। ये आपके पास एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का 4 सब यूनिट है, 2 अल्फा 2 बीटा। अच्छा, नाउ यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा एक नॉर्मल सिनेरियो है, लेकिन अगर हम लोग सिकल सेल एनीमिया की बात करें कि उसमें होता क्या है। अच्छा, आपको पता है ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर में बेसिकली होता ये है कि जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो थोड़े से ख़राब बनते हैं। ख़राब इसलिए से बनते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक नॉर्मल इंसान के प्रोटीन है जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, अगर एक सिंपल प्रोटीन बनाने की कोशिश करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना वेलिन, ठीक है, सीरीन, ग्लूटामिक एसिड, राइट, यू हैव देन एलानिन, ठीक है, यू हैव देन एस्पर्टेट। ये एक नॉर्मल प्रोटीन नॉ। अच्छा, जेनेटिक डिजीज में क्या होता है कि या तो 1 या तो एक से ज़्यादा, यानी एक या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं, मतलब कि सिंपल अमाइनो एसिड चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इस वेलिन की जगह, इस सीरीन की जगह पर मैं यहाँ पर कुछ और लगा दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फिनाइलएलानिन, तो अगर इस प्रोटीन को मैं कंसिडर करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि अब अगर ये प्रोटीन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनेगा और अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में जाकर अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये प्रोटीन होगा एबनॉर्मल। और वो एबनॉर्मल प्रोटीन जो भी जितने भी आपको बाद में जाके कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा, तो मैं वो ये कहूंगा कि वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो किसके नतीजे में है, जेनेटिक डिजीज की वजह से। बिकॉज आपके पास जीन्स में तब्दीली हुई, जीन्स आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन भी गलत बने, अगर जीन गलत थे तो प्रोटीन भी गलत बनेंगे, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द बाय ट्रांसलेटिंग दैट पर्टिकुलर mRNA जो कि एक डीएनए से बनता है, एंड डीएनए इज व्हाट, डीएनए इज जीन ना। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि व्हाट बेसिकली जेनेटिक डिजीजेस। इसी तरह से इस जेनेटिक डिजीज में भी सिमिलरली ऐसा ही होता है। क्या होता है आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि यानी कि सिकल सेल एनीमिया में, यानी जो आपके पास HbS यानी हीमोग्लोबिन, ये जो S है इट शोज सिकल, यानी कि एक सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट का जो HbS होता है उसमें भी इसी तरह से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आपके पास एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर सब यूनिट होते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इशू ये होता है कि उसमें जो बीटा सब यूनिट है उसकी 6th पोजीशन के ऊपर जो अमाइनो एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसी रॉन्ग अमाइनो एसिड से। असल में बीटा सब यूनिट, यानी कि जो आपके पास बीटा सब यूनिट होगा, सब यूनिट मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन ना, यानी जो आपके पास बीटा पॉलीपेप्टाइड होगा उसमें 6th पोजीशन के ऊपर आपके पास नॉर्मली होता है आपके पास ग्लूटामिक एसिड। और एक सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के अंदर उस 6th पोजीशन के ऊपर, यानी उस बीटा, अच्छा अब 6 क्या है, अब आपको पता है ना कि जो आपके पास बीटा है ये इस तरह से लंबे लंबे मतलब के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से बना, फॉर एग्जांपल इस तरह से। सो 1 ये आपके पास एंड टर्मिनल है, राइट, मतलब कि यहाँ से वो पॉलीपेप्टाइड शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस पोजीशन के ऊपर। अगर नॉर्मल में आपके पास क्या था, यहाँ पर था ग्लूटामिक एसिड। अब एबनॉर्मल के केस में ये होता है कि इस 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की जगह एक अमाइनो एसिड होता है जिसको आप लोग वेलिन कहते हैं। मतलब कि अगर ये एबनॉर्मल है, मतलब कि अगर ये सिकल सेल एनीमिया का हीमोग्लोबिन है यानी HbS है, तो यहाँ पर वेलिन होगा। यानी कि पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन में जो बीटा सब यूनिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अमाइनो एसिड का चेंज होता है, बाकी एग्जैक्टली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम। यानी कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कि ऑलमोस्ट 574 अमाइनो एसिड के ऊपर कंसिस्ट करता है, यानी 574 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल में से देयर आर ओनली 2 अमाइनो एसिड आर रॉन्ग। और सिर्फ 2 अमाइनो एसिड के रॉन्ग होने की वजह से पूरा का पूरा जो आपके पास एक ह्यूमन है वो कितना खतरे में पड़ जाता है।
सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिकली द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि अगर आप किसी भी तरह से एक ह्यूमन के जो आपके पास एक प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है विच इज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, बेसिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस, उसमें से अगर आप एक भी चेंज कर देते हैं, अच्छा अब लाजमी नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी अमाइनो एसिड लेके चेंज कर दें तो उसके इफेक्ट भी इस तरह से ड्रास्टिक हो जाते हैं। इट डिपेंड्स कि वो जो अमाइनो एसिड आप चेंज कर रहे हैं उसका उस नेटिव कन्फर्मेशन में उस प्रोटीन की क्या रोल है। अगर वो रोल इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली वो चेंज मैटर करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी ऐसे अमाइनो एसिड को आप चेंज कर रहे हैं जो कि जस्ट इस तरह से लाइक वो विदाउट एनी फंक्शन वो एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट वो स्टेबल कर रहा है उस प्रोटीन को, तो वो स्टेबिलिटी कोई दूसरा अमाइनो एसिड भी प्रोवाइड कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन इट्स इंपॉर्टेंस अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से इतने ड्रास्टिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे दो अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से जो आपके पास पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन है वो गलत बनता है, और जब हीमोग्लोबिन गलत बनता है तो उसके बाद जो आपके पास जब वो आरबीसी में होता है उसको सिकल शेप किस तरह से बनाते हैं, मतलब होता क्या है। अगर आप लोग देखें तो आपके पास ग्लूटामिक एसिड ये एक पोलर अमाइनो एसिड है, ये एक पोलर अमाइनो एसिड, पोलर अमाइनो एसिड। अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको ये पता होगा इट्स ए नेगेटिवली चार्ज, राइट, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज। और मजे की बात ये है कि हीमोग्लोबिन में ये जो आपके पास बीटा 6 पोजीशन के ऊपर जो आपके पास ग्लूटामिक एसिड होता है ये आपके पास सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस। और आपको पता है कि अगर ये सरफेस के ऊपर है तो ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एग्जैक्टली पानी के साथ, H2O के साथ। यानी इफ इट इज ऑन सरफेस प्लस इट इज पोलर, तो ये किसके इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ। बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन है राइट देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबुलर फैमिली में, यानी कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है रिगार्डिंग ग्लोबुलर प्रोटीन तो मैंने ये डिस्कस किया था कि ग्लोबुलर प्रोटीन की खास इन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है कि उसमें जितने भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं वो उस प्रोटीन के कोर में होते हैं, और जितने भी पोलर अमाइनो एसिड हैं वो उस प्रोटीन के सरफेस के ऊपर होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर है। यानी कि ये एक पोलर अमाइनो एसिड है और ये कहाँ होता है, सरफेस के ऊपर। लेकिन जब इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाता है तो ये होता है कि वो एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड। और आपको पता है कि जब नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर इरेज करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, आई होप सो कि आपने इसको नोट कर रखा होगा। लेट्स से हमारे पास ये मैं अमाइनो एसिड को इस तरह से ये सर्कल से, सॉरी जो आपके पास हीमोग्लोबिन है उसको मैं यहाँ पर इस सर्कल से शो कर रहा हूँ, इस तरह से, राइट। अच्छा, सो आपको पता है कि जो आपके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो आपके पास वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, वो आपके पास वाटर सोल्यूबल होता है। और इसकी वजह से जो आपके पास आरबीसीज हैं, वो भी आपके पास एग्जैक्टली वाटर सोल्यूबल होते हैं। बट जब आपके पास इस तरह से इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाता है तो आपको पता है कि इट्स अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, तो जब ये दूसरे नॉन पोलर अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब आपस में इसके इर्द गिर्द इन सब के इर्द गिर्द क्या होगा, H2O। तो आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन में 2 होते हैं ना, सो देयर आर 2, लेट्स से, राइट। और आपको पता है कि लिविंग सिस्टम में देयर 70% तो पानी होता है। तो आपको पता है कि जो आपके पास नॉन पोलर चीज़ें होती हैं वो हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से डरकर अपने साथ इंटरेक्ट करती हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जिसको कहते हैं, मतलब कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एक इस तरह की इंट्रैक्शन है कि जब नॉन पोलर सब्सटेंसेस के इर्द गिर्द पानी आता है तो वो अपना इंट्रैक्शन पानी से ना करने के बजाय, कि पानी को अपने साथ इंटरेक्ट ना करने देने के लिए वो अपने ही जैसे किसी दूसरे नॉन पोलर के साथ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन करती हैं। तो इस वजह से जो आपके पास हीमोग्लोबिन होता है एक आरबीसी के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे अपने साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं। मतलब कि ये जो आपके पास आप सेपरेटली हीमोग्लोबिन देख रहे हैं ये असल में होगा ये कि ये कोएगुलेट कर जाएंगे, यानी कि ये इस तरह से, लाइक इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे। और इसकी वजह से, अच्छा एक और बात, ये जो आपके पास कोएगुलेशन होती है, क्या होती है कोएगुलेशन, कोएगुलेट, यानी ऐसे नो कि जब आपकी ब्लीडिंग होती है तो आपने ये देखा होगा कि कुछ देर बाद जो आपका ब्लड है वो सुकड़ जाता है, वो जम जाता है, तो उसको आप लोग कहते हैं ब्लड की कोएगुलेशन। इस तरह से दिस इज द मीनिंग ऑफ कोएगुलेशन, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाना। असल में वो ऑक्सीजन की रिपल्जन की वजह से वो आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो कोएगुलेशन है ये हर वक्त नहीं होती, ये तब होती है जब वो आरबीसी एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में जाता है, एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली। जब ये कहाँ जाता है, जहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास ब्लड कैपिलरीज होती है तो उसमें जाके जो आपके पास हीमोग्लोबिन है ये आपके पास कोएगुलेट कर जाता है।
और जब ये हीमोग्लोबिन कोएगुलेट कर जाता है तो इसकी वजह से जो आरबीसीज होते हैं जिसके अंदर ये हीमोग्लोबिन होता है वो बायोकनकेव से सिक्कल शेप में चले जाते हैं। किस शेप में जाते हैं? वो सिक्कल शेप में चले जाते हैं, सिक्कल शेप। और वो जब सिक्कल शेप में जाते हैं तो वो दूसरे आरबीसीज के साथ कोएगुलेट कर जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर तो हीमोग्लोबिन की कोएगुलेशन हुई ना, लेकिन आपको पता है कि हीमोग्लोबिन आर द रिचेस्ट कंटेंट इनसाइड द आरबीसी। तो यानी कि आरबीसी के ऊपर भी यही इफेक्ट होगा। वो क्या होंगे? वो अपने ही जैसे दूसरे सिक्कल शेप आरबीसी के साथ कोएगुलेट करने लगेंगे और क्लॉट्स करने लगेंगे। क्लॉट्स फॉर्मेशन होगी। वहां पर क्या होगा? वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन होगी, क्लॉट फॉर्मेशन। और उस क्लॉट फॉर्मिंग को आप लोग ट्यूब्यूलर फाइबर्स कहते हैं। यू से इट, ट्यूब्यूलर फाइबर्स। और जब इस तरह से ट्यूबुलर फाइबर्स बनने लगेंगे, मतलब कि बहुत सारे आरबीसीज इसी सिंपल फिनोमेना की वजह से, मतलब कि जब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ने किस तरह से कोएगुलेट किया, जब ग्लूटामिक एसिड था वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता था, लेकिन वेलिन आयन वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो वो इंटरेक्ट से बचने के लिए, यानी कि वाटर के साथ इंटरेक्शन से बचने के लिए, वो हीमोग्लोबिन अपने साथ कोएगुलेट कर जाएगा। और जब इस तरह से हीमोग्लोबिन कोएगुलेट करेगा तो इट कॉजेज द आरबीसीज टू बिकम सिक्कल शेप, और सिक्कल शेप आरबीसीज अपने साथ कोएगुलेट करेंगे। क्या करेंगे? क्लॉट फॉर्मिंग। और उस क्लॉट फॉर्मिंग को हम लोग ट्यूबुलर फाइबर कहते हैं। और जब इस तरह से ट्यूबुलर फाइब्रेशन होगी तो इट विल बी डिटेक्टेड बाय योर इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा। और जब इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट करेगा तो वो ये समझेगा कि दीज आर ब्लड क्लॉटिंग, या इन शॉर्ट डेड आरबीसीज, तो वो इनको ईट करने लगेगा। और जब वो आरबीसीज को खाने लगेगा तो उससे क्या होगा? एग्जैक्टली आरबीसी की तादाद कम होने लगेगी, मतलब आपको एनीमिया होगा। तो हुआ ये कि आपके पास सिंपल एक 2 अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से पूरे 574 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन के अंदर 2 अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से उनकी कोएगुलेशन हुई। रीजन आपने देखा कि बिकॉज वेलिन आया विच इज अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड ना, विच इज अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड, और उस नॉन पोलर अमाइनो एसिड ने वाटर के साथ इंटरेक्शन कम करने के लिए अपने ही जैसे किसी दूसरे नॉन पोलर अमाइनो एसिड कंटेनिंग हीमोग्लोबिन के साथ इंटरेक्ट किया, और विच रिजल्ट्स इन सिक्कल शेप आरबीसी। और फिर आपके पास आपने देखा कि किस तरह से इम्यून सिस्टम ने उनको फौरन समझकर उन आरबीसीज को जो कि आपस में कोएगुलेट कर गए थे ईट किया, और जब आरबीसी को ईट किया तो नंबर ऑफ आरबीसी विल डिक्रीज एंड इट विल रिजल्ट इन एनीमिया। सो दिस वाज द होल सिक्कल सेल एनीमिया। सो अब आइए कुछ जेनेटिक फैक्टर और कुछ हमारे पास क्योर्स हैं इस डिजीज की। वैसे तो ये इनक्योरेबल है बिकॉज ये आपके पास जेनेटिक डिजीज है, आप मुकम्मल तरह से इसको खत्म नहीं कर सकते, बट वी हैव सम हैक्स, वी हैव सम मेडिसिन जो कि हम लोग इनको प्रिस्क्राइब करते हैं इस तरह के पेशेंट्स को, और उनको एक हेल्थियर लाइफ गुजारने में, मतलब उनको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने में हम उनको हेल्प करते हैं बाय दिस मेडिसिन। आइए उनको डिस्कस करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में। सो एज फार एज दिस कंसर्न, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इट्स अ डिजीज विच इज रिजल्ट फ्रॉम अ पॉइंट म्यूटेशन। Point mutation. First of all, mutation means change in genetic material, ना, change in genome। और point mutation का मतलब ये होता है कि जब एक सिंगल जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड होता है उसके चेंज होने की वजह से, point mutation means the mutation which is results in from change in single nucleotide। एंड न्यूक्लियोटाइड का आपको पता होना चाहिए, बहुत लाजमी है, अगर आपको नहीं पता तो बहुत दुख की बात है। न्यूक्लियोटाइड मीन्स जो आपके पास डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक मोनोमर होता है, जिस तरह से आपके पास जो प्रोटीन्स हैं उनके मोनोमर अमीनो एसिड्स, इस तरह से जो आपके पास डीएनए है, जो जीनोम है, उसका जो आपके पास जो मोनोमर है इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से जो आपको डिजीज होती है, जो आपकी म्यूटेशन होती है, उसको आप लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और भी बहुत सारी किस्में म्यूटेशन की, लेकिन दिस डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, अगर हम लोग कुछ जेनेटिक ट्रेट्स के बारे में बात करें तो जो इस डिजीज का होमोजाइगस पेशेंट होता है, होमोजाइगस। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि होमोजाइगस क्या होते हैं और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं। आपको पता है कि एक ह्यूमन के अंदर अराउंड 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, यानी कि इस तरह से फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये एक पेयर है, ठीक है, तो इस तरह से 23 पेयर होते हैं, और एक पेयर में 2 होते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके पास 46 क्रोमोसोम होके टोटल। अच्छा, ये जो एक पेयर में 2 आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम देयर एंड 23 देयर, कुल मिला के ये 46 बनते हैं। तो आपको पता है कि जो आपके पास एक 23 हैं वो आपके पास आपकी मामा से आते हैं और दूसरे आपके फादर से आते हैं, राइट। तो इन दोनों की जो बेसिक मेकअप है
जीन्स एग्जैक्टली सेम होती हैं, लेकिन जो आपके पास नंबर ऑफ जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मदर से जो जीन आया है, ठीक है, आपके स्किन कलर का, जो कि आपकी मेलानिन एक प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस करता है विच रिजल्ट्स इन योर कलर, ठीक है, तो आपकी मदर के पास वो मेलानिन वाले जीन थोड़े से कम है, मतलब कि उनके जो नंबर है वो थोड़ा सा कम है, और आपके फादर के पास ज़्यादा है। मीन्स दैट कि अगर आपकी मदर के पास मेलानिन कम है तो उनका कलर वाइट होगा, और फादर के पास एग्जैक्टली ज़्यादा है तो उनका कलर थोड़ा सा डार्क होगा या सांवला आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीन्स वेरी करते हैं। तो एक ऐसा पेशेंट जिसके वो पेयर, वो क्रोमोसोम का वो पेयर जो दोनों के दोनों, मतलब कि फॉर एग्जांपल दीज आर द टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूँ बिकॉज हमें इस तरह से क्रोमोसोम को समझने की आदत है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये दो क्रोमोसोम हैं विच कंटेन द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोग्लोबिन इनसाइड पेशेंट, ठीक है। अगर ये दोनों जो आपके पास जीन है वो दोनों म्यूटेटेड हैं, यानी कि दोनों के दोनों आपके पास HbS कंटेनिंग हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग उसको होमोजाइगस कहेंगे। लेकिन एक नॉर्मल है, लेकिन अगर एक नॉर्मल है और एक जो है वो HbS कंटेनिंग है, ठीक है, तो उसको हम लोग एग्जैक्टली हेट्रोजाइगस कहेंगे, हेट्रोजाइगस। वैसे तो यू मस्ट नो दैट थिंग, लेकिन आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अच्छा, तो हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मतलब कि इस तरह के इंडिविजुअल्स जिनमें आपके पास जो दो जीन्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और होमो मीन्स जिनमें एग्जैक्टली सिमिलर किस्म की आपके पास उस क्रोमोसोम की कंपोजिशन होती है। तो ये आपके पास होमोजाइगस एंड दीज आर योर हेट्रोजाइगस। मैं इसको यहाँ पर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? ये असल में इसलिए कि जो आपके पास होमोजाइगस होते हैं ऑन नोटबुक उनके पास सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, मतलब कि जो सर्वाइवल रेट है, सर्वाइवल टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इसको आप लोग एडल्टनेस कह सकते हैं, एडल्ट हो। इसमें असल में जो होमोजाइगस होता है विद रिस्पेक्ट टू सिकल सेल एनीमिया, उसके 80% कम चांसेस होते हैं कि वो अडल्टहुड तक पहुंच सके। मतलब कि फॉर एग्जांपल दो पेशेंट्स हैं सिकल सेल एनीमिया के, एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस के पास 80% कम चांसेस हैं कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपनी प्यूबर्टी को हिट करेगा, यानी कि वो जवान होगा। यानी 80% कम चांसेस हैं किसके? होमोजाइगस के बनिस्बत हेट्रोजाइगस के कि वो अपनी सर्वाइवल मतलब कि अपनी प्यूबर्टी, अपनी एडल्टहुड तक पहुंच सके। तो मतलब कि ये जो आपका सिकल सेल एनीमिया है ये इतनी खतरनाक है कि ये अब एक इंसान को बड़ा होने ही नहीं देती, मतलब उसको जवान होने से पहले ही इस डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो दीज आर सम जेनेटिक फैक्टर्स। अब आइए कुछ क्योर्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि ये सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर इज इनक्योरेबल, बिकॉज अगर आपने इसको ठीक करना है तो आपने इसका जीनोम चेंज करना है। यू हैव सम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, सही है, तो आप एक एक का तो मेकअप नहीं बदल सकते ना, ये इट्स इम्पॉसिबल हियर। ओके, सो अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्योर्स को, कुछ मेडिसिन को। सो अब आइए बात करते हैं मेडिसिन के बारे में विच वी गिव टू द पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो कि बहुत पुरानी है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया, जिसको आप लोग लोकली ड्रॉक्सिया भी कहते हैं, ड्रॉक्सिया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, वेरी सिंपल, आपने यूरिया देखा है, यूरिया इस तरह का होता है, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन जिसकी एक तरफ आपके पास अमाइन है और दूसरी तरफ भी आपके पास अमाइन है। अमाइन मीन्स NH2। अच्छा, तो ये आपके पास यूरिया है, दिस इज यूरिया, राइट। अगर मैं इसे हाइड्रोक्सी यूरिया बनाऊं तो मैं क्या करूंगा कि इसके एक H की जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दूंगा, यानी देयर इज 1 H और दूसरा H यहाँ पर था, यानी कि दूसरा H यहाँ पर था, लेकिन मैंने यहाँ पर H की बजाय क्या लगा दिया? एग्जैक्टली OH। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर हाइड्रोक्सी यूरिया। सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका लोकेशन है जहाँ पर H था वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, सो इट बिकम्स योर हाइड्रोक्सी यूरिया, जिसको आप लोग ड्रॉक्से कहते हैं। असल में ये जो आपके पास मेडिसिन है या ये जो आपके पास केमिकल है, ये करता ये है कि आपके पास, आपको पता है ना कि जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं RBC, वो आपके बोन मेरो बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बोन मेरो। RBC असल में आपके उन बोन मेरो बनते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सिया है ये आपके बोन मेरो में जाता है, और बोन मेरो में जाकर इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ HbF। yes, HbF। now F means fetal, F means fetal, यानी कि एज वी नो के ह्यूमन के बहुत सारे फेजेस होते हैं ना, जिसको आप लोग फीटस कहते हैं। तो उस वक्त उसके बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbF। बट वो जब इस दुनिया में आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो वो जो HbF है उसकी प्रोडक्शन कम कर दी जाती है।
यानी उसके जीन को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये जो हाइड्रोक्सिया है ये जाके स्टिमुलेट करता है HbF वाले जीन को, और वहाँ से वो क्या प्रोड्यूस करता है एग्जैक्टली HbF, जो कि आपके पास HbS की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको कम कर देते हैं। HbS अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट वाई? बिकॉज अब इसकी कंसंट्रेशन में, मतलब कि अब टोटल हीमोग्लोबिन में आधा HbF होगा और आधा HbS होगा, तो यानी टोटल कंसंट्रेशन HbS की इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो कि एक पेशेंट को नुकसान पहुंचा रही थी वो कम हो जाएगी। अब ये जो आपके पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अब ये जिस आरबीसी में जाएगा वो उसको सिकल शेप में मजबूर नहीं करेगा, मतलब कि उसको सिकल शेप में नहीं लेके आएगा, और अगर सिकल शेप में नहीं आएगा तो वो कोएगुलेट नहीं करेगा। इस तरह से वो जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास HbF है उसमें आपके पास बीटा सब यूनिट नहीं होता, उसमें आपके पास क्या होता है, बीटा की जगह पर एग्जैक्टली गामा सब यूनिट, यानी उसके अंदर आपके पास 2 अल्फा होते हैं और उसके अंदर आपके पास 2 गामा होते हैं। आई हैव टॉक ऑन दिस HbF व्हाइल वी आर डिस्कसिंग BPG यानी बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जो कि हीमोग्लोबिन का टॉपिक था, उसके साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास मदर टू फीटस आपके पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें किस तरह से, मतलब कि उसका क्या रोल होता है, वह मैंने वहाँ पर आपके पास HbF को डिस्कस किया था। अच्छा, सो ये तो थी एक कन्वेंशनल और क्लासिकल क्योर ऑफ दिस डिजीज। ना क्योर तो नहीं कहूँगा, बट इट्स यू कैन से इट विल डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस डिजीज। एक और नई टेक्निक है जो कि आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी जिसको आप लोग RNA इंटरफेरेंस कहते हैं। पहले हम लोग RNA इंटरफेरेंस को समझेंगे, फिर हम लोग उस टेक्निक को समझेंगे। सो इफ आई टॉक ऑन RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस नाम से ही जाहिर है हम लोग RNA के साथ इंटरफेयर कर देते हैं। RNA कौन सा RNA? mRNA इंटरफेयर। किस तरह से? आपको पता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके पास DNA होता है, राइट? बहुत ही गंदा सा बनाया, लेकिन आई होप सो आप अज्यूम कर सकेंगे। इस DNA से जो आपके पास RNA पॉलीमरेज है वो आपके पास बनाता है सिंपली सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जिसको आप लोग मैसेंजर RNA कहते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर। और लेटर ऑन वो mRNA जाके राइबोसोम के अंदर जाता है और राइबोसोम उसको रीड कर ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू एग्जैक्टली प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह से जो आपके पास HbS है, यानी कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, उसका भी जो प्रोसेस है बेसिकली वो कुछ इसी तरह से तो हो रहा होगा ना, यानी उसकी एक जीन होगी जो कि एबनॉर्मल होगी, जो कि इस तरह से एबनॉर्मल mRNA बना रही होगी, और राइबोसोम उस एबनॉर्मल mRNA को रीड कर एग्जैक्टली एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे जिसको हम लोग HbS कहते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन सिकल सेल, राइट? सो आपके पास जो RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है वो ये कहती है कि आप एक ऐसा RNA का सीक्वेंस बनाएं, यानी आप एक ऐसा RNA का सीक्वेंस बनाएं, ठीक है, जो कि इस mRNA की कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो जाके इसके साथ मिल जाए, इसको डबल स्टैंडर्ड कर दे। एंड वंस इट इज डबल स्टैंडर्ड, राइबोसोम इसको रीड नहीं कर पाएंगे, और जब राइबोसोम नहीं रीड कर पाएंगे तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो इस तरह से वो जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है वो नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसको इस सिकल सेल एनीमिया के केस में किस तरह से यूज करते हैं? क्या हम लोग HbS को इस तरह से ब्लॉक करते हैं? नहीं, HbS को नहीं करते हैं, हम लोग एक दूसरे प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं। वो क्या है? सो लेट मी रेज दैट फर्स्ट ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं। उस प्रोटीन का नाम है आपके पास BCL11A। BCL11A। आई थिंक ये मार्कर थोड़ा सा बोल्ड है, सो लेट मी राइट इट ताकि आपको BCL11A। असल में ये एक इनहिबिटरी प्रोटीन है, ये एक इनहिबिटरी प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन आपके पास जो HbF यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन कंटेनिंग जीन, उसको जाके ये ब्लॉक करता है, और जब ये ब्लॉक करता है तो HbF नहीं बनते हैं, और जब HbF नहीं बनते हैं तो बाद में जाकर जो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन अडल्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस प्रोटीन की विच इज एन इनहिबिटरी प्रोटीन, अगर आप इसकी RNA इंटरफेरेंस बना देते हैं, यानी आप ऐसा mRNA बना देते हैं जो कि इसके साथ जाके इंटरफेयर करे इसके mRNA के साथ, तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा। मतलब कि HbF की जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं होगी, और HbA यानी कि इन दिस केस HbS की प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि उस पेशेंट के अंदर HbF ही बनता रहेगा as far as you are giving that medicine to the person which contain that particular mRNA which is interfering with that particular mRNA of this BCL11
A. So it was an idea which is an absolute very good idea. अभी तक ये इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन वी आर मेकिंग द मेडिसिन, हेड्स ऑफ द साइंटिस्ट जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं. बट इन अपकमिंग फ्यूचर वी विल सी दैट कि आपके पास ये जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है ये इतनी प्रोडक्टिव हो जाती है कि ये सिकल सेल एनीमिया की जो डिजीज है इसको ऑलमोस्ट विद मेडिसिन खत्म कर सके. सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो. आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर सेल्फ. गुड बाय.